लंबे बालों वाली राजकुमारी। कई साल पुरानी बात है। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में एक हरिश्चंद्र नाम का राजा रहता था। वो राजा बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। उस राजा की दो बेटियां थी। एक का नाम था राजकुमारी सिंड्रेला तथा दूसरे का नाम था राजकुमारी मायरा। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम, और उससे भी खूबसूरत है ये हसीन वादियाँ। हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, तुमसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। सिंड्रेला दिखने में सांवली रंग की थी और उसके छोटे छोटे बाल उस पर बहुत अच्छे लगते थे। सिंड्रेला बचपन से ही शांत और विनम्र स्वभाव की थी। वहीं मायरा को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो लालची और स्वार्थी थी। दोनों जुड़वा बहनें थी, इसलिए दोनों के जन्मदिन पर राजा ने एक बहुत बड़ी दावत करने का फैसला किया। सभी राज्य के राजकुमारों और राजाओं को निमंत्रण भेजो। हमारी बेटियों का जन्मदिन सबसे आलीशान और सुंदर होना चाहिए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया और दूर दूर के राज्यों तक निमंत्रण दे दिया। जन्मदिन वाला दिन आ गया। महल में जोरों शोरों से तैयारियां थी। सभी लोग सज धज कर आ रहे थे। तभी सिंड्रेला की नजर एक हैंडसम राजकुमार पर पड़ी। मायरा भी उसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितना आकर्षक है और बहादुर भी लग रहा है। हाँ आकर्षक तो है, परंतु ये राजकुमार मुझे ही पसंद करेगा। परंतु क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मेरी प्यारी बहन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितनी खूबसूरत और सुंदर हूँ। थोड़ी देर बाद शाही भोजन के समय उस राजकुमार के पिता अपने बेटे के लिए मायरा से शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ये देखकर सिंड्रेला मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चली जाती है। घने जंगल में अंदर जाकर उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन परेशान है। तुम जंगल में दाईं ओर जा सकती हो, पर याद रखना अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी भी तरह प्रकृति को कोई नुकसान मत होने देना। जो भी कार्य करो उसे आशावादी विचारों से करना और अपने आसपास नकारात्मक विचारों को मत आने देना। बिटिया, अपने जीवन में कभी हार मत मानना। तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाकर ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सिंड्रेला उस आवाज को फॉलो करते हुए देखती है। कि झाड़ियों के बीच में एक हिरण घायल लेटा हुआ है और उसके सीने में तीर लगा हुआ है। ये देखकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उसके पास जाकर उस तीर को निकाल देती है। सिंड्रेला आसपास दिखाई दे रहे पत्तों का रस बनाकर उस घायल हिरण का इलाज करती है। इस तरह थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ने लगती है। घने जंगल में अकेले जाते हुए सिंड्रेला को बहुत डर लगता है, परंतु बाबा के कहे अनुसार बिना डरे आगे की तरफ चलती जा रही थी। थोड़ा और आगे चलकर उसे दो कबूतर जाल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों कबूतरों को देखकर सिंड्रेला दुखी हो जाती है और उनके पास जाकर उन्हें आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होकर दोनों कबूतर बहुत खुश नजर आ रहे थे। शुक्रिया, तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवाकर एक नया जीवन दिया है। हाँ, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम बहुत निस्वार्थ और दरिया दिल लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ते जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद सिंड्रेला खुश होकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे चलकर सिंड्रेला को एक सूखा और बेजान पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। बूढ़े होने की वजह से ये अपने आप पानी नहीं ले पा रहा। मैं अभी इसकी मदद करती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला आसपास नदी की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलकर सिंड्रेला को एक तालाब दिखाई देता है। सिंड्रेला उस तालाब से पानी भरकर ले आती है। सिंड्रेला जैसे ही उस पेड़ को पानी डालती है, वो पेड़ जादू से हरा भरा हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो तुरंत ही हरा भरा हो गया। लगता है मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। तभी तो मेरे सामने चमत्कार होते जा रहे हैं।
धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। अरे ये क्या हो रहा है, तुम भी बोल सकते हो। हाँ प्यारी बच्ची, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हारे मन में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, जिस तालाब से तुम ये जल लेकर आई थी उसमें जाकर डुबकी लगाओ। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला खुशी खुशी उस तालाब में चली जाती है। सिंड्रेला के डुबकी लगाते ही वो अपने शरीर में एक बदलाव देखती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो गई है और उसके सर पर लंबे बाल आ गए हैं। ये देखकर सिंड्रेला खुशी खुशी पेड़ के पास जाती है। शुक्रिया पेड़ जी, मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई हूँ। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये हकीकत है या सपना। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे खुशी है कि मुझे आपके दर्शन हुए। आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, परंतु मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहो प्यारी बेटी। ये लो, मेरी तरफ से ये नेकलेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अपनी शादी पर पहनना। तुम्हारे सभी काम आसान हो जाएंगे और कभी भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद सिंड्रेला वहाँ से घर वापस जाने लगती है। वापस लौटते वक्त सिंड्रेला को वो दोनों कबूतर दिखते हैं। कबूतर हीरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। आ गई तुम प्यारी राजकुमारी, हम तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश है। ये लो, ये जादुई मोती तुम रख लो। ये मोती तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाएंगे। ये मोती बहुत कीमती है, तुम इसे अपनी अंगूठी में लगा कर रखना। इससे तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। धन्यवाद कबूतरों, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। सिंड्रेला वो मोती लेकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे चलकर उसे वो हिरण दिखाई देता है। अरे वाह हिरण, तुम तो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दयालुपना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। उस दिन समय पर आकर तुमने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ राजमहल जाना चाहता हूँ। ठीक है प्यारे हिरण, तुम मेरे साथ चल सकती हो। इस तरह सिंड्रेला महल वापस आ जाती है। अंदर जाकर सिंड्रेला सारी बात अपनी बहन मायरा को बताती है। ये सब सुनकर मायरा को सिंड्रेला से जलन होने लगती है और वो भी अब और खूबसूरत होना चाहती थी। मुझे सारी कहानी बताओ, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला उसे अच्छी तरह रास्ता समझा देती है और पूरी कहानी बताती है। मायरा जल्दबाजी में उस जंगल की तरफ निकल जाती है। मायरा को सबसे पहले वो बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। आप वही बूढ़े बाबा है ना जिसने मेरी बहन को जंगल की तरफ भेजा था? मुझे भी उसकी तरह सुंदर और खूबसूरत बनना है। कृपया मुझे भी जल्दी से वो रास्ता बता दीजिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, परंतु जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना और अपने कर्तव्य को मत भूलना। मायरा बाबा की पूरी बातें सुने बिना दाईं ओर चली जाती है। मायरा को भी सिंड्रेला की तरह सबसे पहले एक घायल हिरण मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरे प्राण बचा लो। मैं तुम्हारी मदद करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे जल्द से जल्द बहुत सुंदर बनना है। मायरा हिरण को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह आगे मायरा को दो कबूतर पिंजरे में बंद दिखाई पड़ते हैं। मायरा जल्दबाजी में उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और उन्हें नजरअंदाज करके आगे की तरफ जाने लगती है। आगे जाकर मायरा को सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को सुंदर और खूबसूरत किया है? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो तालाब? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। मायरा की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, दक्षिण दिशा से सीधे जाकर जो तालाब मिलेगा उसी तालाब में जाकर डुबकी लगा लेना। वो तालाब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा रंग रूप बदल देगा। मायरा पेड़ की बात सुनकर दक्षिण दिशा की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे वही जादुई तालाब दिखता है। मायरा जल्दी से उस तालाब में डुबकी लगा लेती है। देखते ही देखते मायरा बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है और उसका शरीर काला पड़ जाता है। ये देखकर मायरा रोते हुए पेड़ के पास आती है
और कहती है ये क्या हाल बना दिया तुमने मेरा जादुई पेड़। मैंने तुमसे सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए कहा था, जल्दी से मुझे ठीक करो। खूबसूरत वो क्या होता है? क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या तुम कभी किसी के दुख में शामिल हुई हो? नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। घमंडी लड़की, तुमने लालच में आकर मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था वो तालाब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा रंग रूप बदल देगा। तुमने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हें काला और बदसूरत कर दिया। अब यहाँ से जाकर नेक और अच्छे काम करो, फिर आकर इस तालाब में दोबारा डुबकी लगा लेना, तुम ठीक हो जाओगी। ये सुनकर मायरा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए वहाँ से राजमहल पहुँच जाती है। मायरा अपनी बहन सिंड्रेला से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है। इस तरह उस दिन के बाद मायरा का घमंड पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो गरीबों की मदद करने व लोगों के दुख दूर करने में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को उसका स्वभाव ही खूबसूरत बनाता है, ना कि रंग और रूप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जो मुंबई शहर के बहुत करीब था। उस गांव में गरीब लोग रहते थे जो केवल 2 वक्त का रूखा सूखा ही खा पाते थे। गांव में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शहर के धनी सेठ गांव वालों को कम मजदूरी में अपने फैक्ट्री में काम करवाता था। इस तरह मजदूर अपने घर का खर्चा चला लेते थे और सेठ को कम रुपयों में मजदूर मिल जाते थे। उसी गांव में एक केशव नाम का व्यक्ति रहता था। केशव की पत्नी का नाम सुमित्रा था। उन दोनों की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था डिम्पी। डिम्पी बहुत ही खूबसूरत और तेज दिमाग वाली लड़की थी। वो हमेशा लोगों की मदद करती थी और अपने से बड़ों का आदर भी करती थी। डिम्पी के माता पिता ने डिम्पी को बहुत ही संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था। पूरे गांव में सभी लोग डिम्पी की प्रशंसा करते थे। डिम्पी 12 वर्ष की एक लड़की थी जो अभी स्कूल पढ़ने जाती थी। डिम्पी बड़ी होकर एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी क्योंकि वो अपने पापा को ये मजदूरी करता हुआ देखकर बहुत निराश होती थी और वो चाहती थी कि वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करे और उसमें वो लोगों को रोजगार दे। डिम्पी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। डिम्पी हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। सभी अध्यापिका भी डिम्पी की बहुत तारीफ करती थी और प्रतियोगिता जीतने पर उसका बहुत प्रोत्साहन करती थी और उसे गोल्ड मेडल दिए जाते थे। डिम्पी के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब काफी साल हो गए थे। डिम्पी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर ली थी और अब डिम्पी की शादी की उम्र हो गई थी। क्योंकि डिम्पी एक गांव में रहती थी, इसलिए वहां पर कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। डिम्पी 18 वर्ष की हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। डिम्पी के पिता केशव पास में ही मुंबई शहर की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे, जो एक लहंगे की फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में कीमती से कीमती लहंगा बनाया जाता था। केशव उन लहंगों को फैक्ट्री से लेकर ग्राहक तक डिलीवरी करने का काम करता था। एक दिन केशव के घर पर केशव का छोटा भाई आता है जो डिम्पी के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे भाई साहब, काफी दिन हो गए, आपसे मिला भी नहीं हूँ। अब तो डिम्पी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है और तो और उनकी ज्यादा डिमांड भी नहीं है। आप कहे तो मैं उन्हें घर पर बुला लूं, वो हमारी बिटिया डिम्पी को देख लेंगे और फिर हम डिम्पी की शादी करा देंगे। सुरेश को डिम्पी की शादी की बात करता सुनकर डिम्पी के माता पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो डिम्पी की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। सुरेश जाकर लड़के वालों से बात कर लेता है और उन्हें अगले दिन डिम्पी के घर बुला लेता है। डिम्पी के घर पर उसकी माँ घर की सजावट करने लगती है
वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है ताकि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो जाए। जैसे तैसे सभी काम खत्म हो जाते हैं और लड़के वाले भी घर पर आ जाते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, नमस्कार, अंदर आइए। सुमित्रा का इतना अच्छा व्यवहार देखकर लड़के वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो घर में आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा उन्हें चाय नाश्ता कराती है और बहुत देर तक सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। उस दिन सुरेश भी अपने काम से छुट्टी पर था। एक बहुत ही महंगा लहंगा जो सुरेश को डिलीवर करना था वो उसे अपने घर पर ही रख लेता है, क्योंकि डिम्पी को देखने वाले आ रहे थे। इसलिए सुरेश अपनी बेटी को वो कीमती लहंगा पहनने के लिए कह देता है। उसके बाद डिम्पी सुंदर सा लहंगा पहनकर सबके सामने आ जाती है। डिम्पी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डिम्पी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी, जैसे कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। ये देखकर सभी लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद सभी लोग अपना मुंह मीठा कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है और जल्द ही शादी का दिन करीब आ रहा था। तभी एक दिन डिम्पी के ससुराल से फोन आता है। अरे समधन जी, शादी के दिन तो करीब आ रहे हैं। मैंने इसलिए फोन किया है कि आपसे पूछ लूं शादी की सभी तैयारियां हो गई है। हाँ समधन जी, लगभग सब कुछ हो ही गया है, बस अब थोड़ी बहुत चीजें रह गई है, वो भी हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम चाहते हैं कि जिस लहंगे में आपकी बेटी की मुंह दिखाई हुई थी, हम उसी लहंगे में अपनी बहू को गृह प्रवेश में देखना चाहते हैं। इसलिए आप वो लहंगा बहुत संभाल कर रखना। इतना कहकर डिम्पी की सास फोन काट देती है और ये सुनकर सुमित्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सुमित्रा जानती थी कि वो लहंगा किसी क्लाइंट का है जो कि बहुत कीमती और महंगा था। ऐसा लहंगा सुमित्रा कभी खरीद ही नहीं सकती थी। इतना घबराया हुआ सुमित्रा को देखकर केशव उससे पूछता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? हमारी बेटी की शादी पास आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमने सभी तैयारियां कर ली है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी आपको टेंशन वाली बात तो पता ही नहीं है, आप भी टेंशन में आ जाएंगे जब आपको ये बात पता चलेगी कि डिम्पी की सास चाहती है कि वो वही लहंगा पहनकर विदा हो जो लहंगा उसने अपनी मुंह दिखाई पर पहनी थी। अब आप ही बताइए, वो लहंगा हम कहाँ से लाएंगे? इतना महंगा लहंगा खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है। सुमित्रा के मुंह से ये बात सुनकर केशव भी अब घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर डिम्पी के ससुराल वालों ने ये कैसी मांग कर ली कि सबको अब कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर वो लहंगा डिम्पी अपने विदाई पर नहीं पहनती है तो फिर उसके ससुराल वाले उसे घर नहीं ले जाएंगे। ये सोच सोचकर बेचारा केशव की जान निकली जा रही थी। अपने माता पिता को यूं निराश देखकर डिम्पी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे भी बहुत दुख होता है कि आखिर अगर उसके पास वो लहंगा नहीं आया तो फिर उसकी शादी कैसे होगी, और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे माता पिता इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पास वो लहंगा नहीं आया तो मेरी शादी टूट जाएगी और मेरे माता पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती हूँ। भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए। डिम्पी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। डिम्पी जब रोते रोते ये सब कह रही होती है तो आसमान में सैर कर रही एक परी को डिम्पी के रोने की आवाज आती है। वो डिम्पी की मदद करने के लिए उसके कमरे में प्रकट हो जाती है और कहती है, डिम्पी, तुम इस तरह अपने कमरे में बैठकर रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की हो। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे परी जी, आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, परंतु मेरे ससुराल वालों का कहना है कि मैं वही लहंगा पहनकर जाऊं जो मैंने मुंह दिखाई पर पहना था। लेकिन वो लहंगा तो हमारा नहीं था, वो तो बहुत ही महंगा और कीमती लहंगा था। अगर वो लहंगा मुझे नहीं मिला तो मेरे ससुराल वाले शादी तोड़ देंगे और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती हूँ। डिम्पी,
ये कैसी बातें कर रही हो? एक लहंगे के पीछे कोई शादी कैसे तोड़ सकता है? परंतु कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डिम्पी की मदद करने के लिए परी अपनी जादुई शक्तियों से बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला लहंगा वहाँ पर प्रकट कर देती है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। डिम्पी वो लहंगा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो परी को धन्यवाद देती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। डिम्पी अपने माता पिता को रात की सारी घटना बता देती है। ये सारी घटना सुनकर डिम्पी के माता पिता अब बहुत खुश हो जाते हैं और अब शादी का दिन आ जाता है। डिम्पी वो लहंगा पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। डिम्पी की शादी हो जाती है और अगले दिन विदाई के वक्त अपने ससुराल वालों के साथ उनके घर चली जाती है। ससुराल वाले डिम्पी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और डिम्पी का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखते हैं। डिम्पी को ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और डिम्पी हमेशा परी को उसके लहंगे के लिए धन्यवाद देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।